हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्रीकल्चर विजन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। माई सेल्फ संदीप बेनीवाल। आज की इस वीडियो में अपने अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 के हनुमानगढ़ जिले के द्वारा जो परीक्षा करवाई गई है, जिला समान परीक्षा योजना के द्वारा जो अर्धवार्षिक की परीक्षा हनुमानगढ़ जिले में करवाई गई है, उसके कृषि विज्ञान के 11th का पेपर सॉल्यूशन करेंगे, जिसमें आपको प्रश्न कुछ इस प्रकार दिखने को मिले थे। मैं उम्मीद करता हूं कि सभी के पेपर अच्छे होंगे, एग्जाम अच्छे गए होंगे और बेहतर रिजल्ट आएगा। तो बिना विलंब किए हुए अपना फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी कि इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी कि इसके शॉर्ट फॉर्म की यदि बात करें तो IARI, ठीक है। इसकी स्थापना की यदि बात करें तो 1905 में हुई थी, ठीक है। इसी प्रकार एक संस्थान और है, उसकी भी मैं आपको बता दूं, ICAR। इसकी स्थापना हुई थी 16 जुलाई 1929 को इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट यदि अपने बात करें, स्थापना ही पूछा था, स्थापना बता दिया गया। वायुमंडलीय आर्द्रता मापने हेतु किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? देखिए, वायुमंडलीय जो आर्द्रता होती है उसको मापने के लिए हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। कौन से का? हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। कौन से यंत्र का उपयोग किया जाता है? हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। इसके बाद में आपके ऑप्शन में कुछ और इस प्रकार से देखने को मिले थे, एनीमोमीटर। एनीमोमीटर, देखिए एनीमोमीटर किसके लिए काम लिया जाता है? वायु की गति को मापने के लिए, वायु की गति को मापने के लिए। नेक्स्ट आपका जो ऑप्शन था वो था रेन गेज। रेन गेज, रेन का मतलब क्या होता है? वर्षा, और गेज का मतलब क्या होता है? मापना, यानी कि वर्षा मापी। ये कौन सा यंत्र होता है? वर्षा मापी। उसके बाद एक और था बेरोमीटर। बेरोमीटर, अब ये होता है दाब, वायुमंडलीय दाब नापने के लिए। वायुमंडलीय दाब मापने के लिए बेरोमीटर का उपयोग किया जाता है। ये इस प्रकार से कुछ आपके इंस्ट्रूमेंट थे जो ये मौसम विज्ञान में यूज किए जाते हैं। इसके बाद में आपका थर्ड क्वेश्चन है, सिल्ट कणों का आकार होता है। सिल्ट कणों का जो आकार होता है वो होता है 0.02 से 0.002। ये तो होता है सिल्ट का आकार। और यदि अपने बात करें क्ले के आकार की, ठीक है, क्ले के आकार की यदि बात करें तो 0.002 से कम होता है क्ले का आकार। और यदि अपने बालू की बात करें तो उसका होता है 2.0 से 0.02। छोटी बालू और बड़ी बालू इसमें दोनों आ जाती है। ये होता है कणों का आकार, मृत्तिका या क्ले का। कौन सा निम्न विश्लेषण उर्वरक है? ध्यान देने योग्य बात है कि निम्न विश्लेषण उर्वरक कौन सा होता है? निम्न विश्लेषण, आपको कहीं भी रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आप एग्रीकल्चर विजन के साथ जुड़े हो और एग्रीकल्चर विजन का दायित्व यह बनता है कि कोई भी बच्चा, कृषि में तो विशेषकर कोई बच्चा रट्टा ना मारे और वो समझने का प्रयास करें। देखिए, निम्न विश्लेषण का मतलब होता है जिस पोषक तत्व में, जिस उर्वरक में पोषक तत्वों की मात्रा, यानी कि प्राथमिक पोषक तत्वों की मात्रा 25% से कम है। कितनी? 25% से कम है, वो निम्न विश्लेषण उर्वरक में आते हैं। लिख लेते हैं, प्राथमिक पोषक तत्वों की कुल मात्रा 25% से कम। कौन कौन से हैं? SSP और सोडियम नाइट्रेट। एग्जाम्पल, SSP एवं सोडियम
नाइट्रेट। ठीक है, ये सारे क्या है, निम्न विश्लेषण तत्व है। कौन से? निम्न विश्लेषण उर्वरक है। अब बात, यदि निम्न विश्लेषण उर्वरक पूछ लिया तो आगे कभी भी उच्च विश्लेषण भी पूछा जा सकता है। तो अभी उच्च विश्लेषण को भी पढ़ने का अपना बनता है। उच्च विश्लेषण जिनमें प्राथमिक पोषक तत्वों की मात्रा कितनी होती है? 25% से ज्यादा होती है। लिखते हैं प्राथमिक पोषक तत्वों की कुल मात्रा 25% से अधिक होती है। उच्च विश्लेषण तत्व कहलाते हैं। कौन कौन से? देखिए, यूरिया है एग्जाम्पल। यूरिया कितनी प्रतिशत होती है? 46% नाइट्रोजन होती है, 25% से ज्यादा है। डीएपी 46%, फॉस्फोरस और इसके साथ साथ 18% नाइट्रोजन भी होती है। तो ये किस में आएंगे? उच्च विश्लेषण तत्वों में आएंगे। अब यदि बात करते हैं 5वें प्रश्न की, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? देखिए, ए की कमी से होता है रतौंधी रोग, रतौंधी। ठीक है, यदि अपने बात करते हैं विटामिन बी की कमी से, तो बी की कमी से होता है बेरी बेरी नामक रोग। और विटामिन सी की कमी से यदि बात करें तो सक्करवी रोग होता है। ठीक है, और इसके बाद में आपके एक ऑप्शन में दिया गया है एनीमिया। ये किसके कारण होता है? आयरन की कमी से। कौन सा होता है? एनीमिया। एनीमिया रोग आयरन की कमी के कारण होता है। सड़क के दोनों तरफ सीधी पंक्ति में लगाए जाने वाले वृक्ष क्या कहलाते हैं? एवेन्यू। एवेन्यू। जब राष्ट्रीय राजमार्ग होते हैं, इनके दोनों तरफ जो पेड़ लगाए जाते हैं, वृक्ष लगाए जाते हैं, उनको एवेन्यू बोला जाता है। अब बात करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की। गाय का शारीरिक तापक्रम होता है। देखिए, गाय का जो शारीरिक, गाय और भैंस का, सभी पशुओं का मैं बता देता हूं, गाय एवं भैंस का जो शारीरिक तापक्रम होता है वो होता है 38.5 डिग्री सेंटीग्रेड। यदि इसको अपने लिखेंगे फ़ारेनहाइट में तो ये आएगा 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट में बदलने का फॉर्मूला आपको बताया गया क्लास में। इसके बाद अगला है भेड़। भेड़ के शरीर का जो तापमान होता है वो होता है 39 डिग्री सेंटीग्रेड, या अपने यदि बात करें तो 102 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अब बात करें अपने घोड़ा। घोड़े का होता है 38 डिग्री सेंटीग्रेड, या फ़ारेनहाइट में यदि बात करें तो 100.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसी के साथ अंतिम पशु सूअर की बात करते हैं। सूअर की यदि बात करें तो 39.5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और फ़ारेनहाइट में यदि बात करें तो 103 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर सूअर के शरीर का होता है। चलिए जल्दी से इन सभी को नोट कीजिए। इसके बाद अगली स्लाइड में अपने पढ़ेंगे इनसे आगे वाले क्वेश्चंस को। हाँ जी, नेक्स्ट अपने देखते हैं कि भारत में दूध उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो भारत में दूध उत्पादन में राजस्थान का 2nd स्थान है, या आपने हिंदी में बात करें तो द्वितीय लिख सकते हैं, द्वितीय स्थान है। बकरे के मांस को क्या कहते हैं? देखिए, ये मांस की कुछ परिभाषिक शब्दावली है जो गाय, भैंस, भेड़, बकरी सारों के मांस के लिए अलग अलग है। बकरे के मांस को चेवन कहते हैं। बकरे के मांस को चेवन। सभी के मांस को लिख लेते हैं अभी अपने। बकरे के मांस को चेवन कहते हैं। इसके बाद भेड़ के मांस को मटन, सूअर के मांस को पॉर्क, गाय के मांस को बीफ और भैंस के मांस को बफन, मुर्गी के मांस को चिकन, मुर्गे या मुर्गी के मांस को
चिकन बोला जाता है। ठीक है, ये सारे शब्दावली थी। हाथों द्वारा दूध दोहने की सर्वोत्तम विधि है। किस विधि के द्वारा, हाथों द्वारा, कौन सी विधि के द्वारा दूध दोहने की विधि है वो सर्वोत्तम है, सबसे सही है, जिसमें पशु को कोई खतरा नहीं है और पूर्ण रूप से दूध निकलता है। तो ये इसका उत्तर होगा पूर्ण हस्त विधि। पूर्ण हस्त विधि। ठीक है, इसके साथ साथ यदि अपने बात करें, पशु को 24 घंटे में जो कुछ खाने को दिया जाता है क्या कहलाता है? भोजन कहलाता है। पशु का भोजन यानी कि आहार कहलाता है। पशु को 24 घंटों के अंदर जो दिया जाता है उसको पशु आहार बोला जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें दो जनक है। देखिए, एक तो है डॉक्टर MS स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन, और सेकंड है डॉक्टर NE बोरलॉग, डॉक्टर NE बोरलॉग। ये दो वैज्ञानिक हैं, वो हरित क्रांति से संबंधित है। और हरित क्रांति का यदि सूत्रपात पूछ लिया जाए, सूत्रपात पूछा जाए तो 1966-67 में हुआ था। और इन दोनों जनकों में बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि यदि पूछा जाए कि भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है, तो इसका आंसर आएगा स्वामीनाथन, क्योंकि ये भारत का है जनक। यदि विश्व का पूछा जाए, विश्व में हरित क्रांति का जनक कौन है, तो डॉक्टर NE बोरलॉग आएंगे। और यदि सीधा पूछा जाए कि हरित क्रांति का जनक कौन है, तो डॉक्टर NE बोरलॉग होंगे। यदि भारत स्पेसिफिक नाम दिया गया है तो इसका जनक होगा MS स्वामीनाथन। इसके बाद में परिभाषा है कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें फसल प्रबंधन के साथ साथ मृदा प्रबंधन का अध्ययन किया जाता है, सस्य विज्ञान कहलाता है। सस्य विज्ञान की परिभाषा पूछी हुई थी सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन पार्ट नंबर 1 से, यानी कि सस्य विज्ञान किसे कहते हैं? सस्य विज्ञान वह कहलाता है जिसके अंदर अपने फसलों के साथ साथ प्रबंधन के साथ साथ मृदा का प्रबंधन का भी अध्ययन करते हैं, इसको सस्य विज्ञान बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाला किसे कहते हैं? पाला या तुषार क्या कहलाता है? जब क्या होता है, धरातल पर लगे हुए पौधों, घास फूस की पत्तियों का तापमान जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो जाता है, यानी कि जो घास फूस है उसमें पत्तियां हैं, हरी पत्तियां हैं, उसमें जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से तापमान कम हो जाता है और इस वजह से उसमें बर्फ जम जाती है। 0 डिग्री पे पानी जम जाता है तो उसमें जो पानी होगा पत्तियों में वो जम जाएगा। पानी जमने के कारण जो कहलाएगा वो कहलाएगा पाला या तुषार कहलाएगा। देखिए, कभी कभी धरातल पर स्थित घास पौधों की पत्तियों का तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में जल वाष्प संघनन की क्रिया, यानी कि ओस नहीं आती है उस क्रिया में, संघनन की क्रिया के स्थान पर ऊर्ध्वपातन क्रिया द्वारा ओस के रूप में न बदलकर, ओस में नहीं बदलता है और बर्फ के छोटे छोटे कणों में बदल जाता है। इसे क्या बोला जाता है? पाला या तुषार बोला जाता है। जल्दी इसको नोट कीजिए वरना वीडियो को पॉज कर स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे के क्वेश्चन अपने अभी अगली स्लाइड में ही देखेंगे। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मृदा की परिभाषा लिखिए। देखिए, मृदा क्या होती है? पृथ्वी की सबसे ऊपर वाली जो परत होती है जिससे पौधे खड़े रहते हैं, जिसमें जड़ें होती है और भूरे रंग की होती है सामान्यतः, और इससे पोषक तत्व और जल को ग्रहण किया जाता है पौधों के द्वारा। तो आपकी बुक्स में 3 प्रकार की परिभाषाएं हैं। अपने सबसे जो पहले वैज्ञानिक ने दी थी वो परिभाषा को नोट करते हैं। देखिए, पृथ्वी की सबसे ऊपर वाली, पृथ्वी की सबसे ऊपर वाली अपक्षयित ठोस परत जो रॉक्स चट्टानों के अपघटन यानी कि चट्टानों के टूटने व रासायनिक परिवर्तन से रासायनिक परिवर्तन से बने छोटे छोटे कणों को
बने छोटे छोटे कणों और उस पर रहने वाले कणों और उस पर रहने व उपयोग करने वाले पादप व उपयोग करने वाले पादप व जंतु अवशेषों से बनती है मृदा कहलाती है। ठीक है, मृदा क्या कहलाती है? जो सबसे ऊपर होती है, जंतु और पादप अवशेषों से बनती है और चट्टानों के अपक्षय के दौरान बनती है, उसको क्या बोलते हैं? मृदा बोला जाता है। अगला अपना क्वेश्चन है, कोई दो कंद वाली सब्जियों के नाम लिखिए। देखिए, कंद वाली जो सब्जियां हैं, एक तो है आलू और एक है शक्करकंद। ठीक है, शक्करकंदी बोलते हैं ना जिसको, वो शक्करकंद है। जायद ऋतु की सब्जियां कब उगाई जाती है? देखिए, आपके सिलेबस में है 3। सबसे पहले अपने पढ़ लें जायद ऋतु की कब उगाई जाती है, फिर अपने पढ़ेंगे खरीफ ऋतु की कब उगाई जाती है, और अपने ये भी देखेंगे कि रबी की जो सब्जियां हैं वो कब उगाई जाती है। देखिए, सीजन फिक्स होते हैं, जैसे मार्च से मई तक, मार्च में उगाई जाती है और मई तक चलती है। इसके बाद में यदि खरीफ की बात करें तो जून से सितंबर तक, और इसके बाद में अक्टूबर से फरवरी तक, अक्टूबर टू फरवरी। ठीक है, तो ये थे इनके आंसर। और अगला क्वेश्चन है, प्याज की पौध कितने सप्ताह में तैयार हो जाती है? तो प्याज की जो पौध होती है वो 6 से 7, या आपकी बुक में दिया हुआ है 7 से 8 सप्ताह में, 7 से 8 सप्ताह में तैयार हो जाती है। ये प्याज वाले लेसन में है जिसमें सब्जियां दी हुई है। गृह वाटिका का मुख्य उद्देश्य लिखिए। गृह वाटिका का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? घर वाले को ताजी व पौष्टिक सब्जियां उपलब्ध करवाना होता है। जो परिवार होता है उसको ताजी व पौष्टिक सब्जियां उपलब्ध करवाना गृह वाटिका मुख्य उद्देश्य होता है। लिखते हैं, इसका मुख्य उद्देश्य है, इसका लिखते हैं, इसका मुख्य उद्देश्य परिवार को ताजी व पौष्टिक सब्जियां उपलब्ध कराना है। यानी कि पौष्टिक व ताजी सब्जियां उपलब्ध कराना गृह वाटिका का मुख्य उद्देश्य है। कब तक करवाएंगे? ये वर्ष भर करवाएगी। इसके बाद में अपने बात करते हैं, कोई 3 पर्णरंध्र बंद करने वाले। पर्णरंध्र क्या होते हैं? जो स्टोमेटा होते हैं उनको पर्णरंध्र बोला जाता है। स्टोमेटा यानी कि जो पत्तियों में सुराख होते हैं, तो इनको बंद क्यों किया जाता है? इसलिए किया जाता है कि वाष्पोत्सर्जन जो पानी की हानि होती है वो नहीं हो। इसके लिए किस किस का उपयोग किया जाता है? CO2, पर्णरंध्र बंद करने वाले। देखिए कौन कौन से हैं? CO2, ठीक है, और इसके बाद में ABA, इंडोल ब्यूटारिक एसिड। इसके बाद में PMA, ये फंगिसाइड है एक, इसका उपयोग किया जाता है। और एट्राजीन खरपतवारनाशी का उपयोग किया जाता है, जिससे क्या होता है? पर्णरंध्र बंद हो जाते हैं, और बंद होने से वाष्पोत्सर्जन से पानी की हानि नहीं होती, और पानी की जब हानि नहीं होगी तो पानी की बचत होगी। इसके बाद में मौसम संबंधी उपकरण के नाम लिखिए। पीछे एक क्वेश्चन था जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 4 उपकरणों के नाम दिए गए। मैं यहाँ पे दोबारा से लिख देता हूँ, एनीमोमीटर, हाइग्रोमीटर, रेन गेज, बैरोमीटर, और अंतिम लिख लेते हैं
जो किताब में दिया हुआ है परंतु पेपर में नहीं दिया हुआ, वो है थर्मामीटर। ये सारे उपकरण है मौसम संबंधित प्रयोगशाला में उपयोग किए जाते हैं। ये सारे पेपर की पीडीएफ है जो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे दिया जाएगा, वहां से आप देखोगे तो आपको ये लिंक वहां से आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई 3 उच्च लवण सहनशील फसलों के नाम बताइए। तो जो सबसे ज्यादा लवण सहनशील फसलें हैं वो है जो डेंचा, चुकंदर और सलजम। उच्च लवण सहनशील कौन सी है? जो डेंचा, चुकंदर। ठीक है, ये क्या है, कितनी बतानी थी? कोई 3 हो गए चुकंदर। इसके अलावा अपने सलजम भी लिख सकते हैं, सलजम। ये 4 फसल क्या है? उच्च लवण सहनशील फसल है। इसके साथ साथ अपने मध्यम को भी पढ़ लेते हैं। मध्यम लवण सहनशील फसल कौन कौन सी है? मध्यम और कम लवण सहनशील। मध्यम की यदि बात करें, राई, गेहूं, सरसों और धान। राई, गेहूं, सरसों और धान। और कम लवण सहनशील, कम लवण सहनशील फसल कौन कौन सी है? मूंग, उड़द और मोठ। मूंग, उड़द और मोठ। इसके बाद में अपने बात करते हैं अंतिम कि अम्लीय मृदा किसे कहते हैं, इसके प्रकार बताइए। देखिए, अम्लीय मृदा क्या होती है? जिस मृदा में H+ आयन की या एल्यूमिनियम आयन की अधिकता होती है, यानी कि हाइड्रोक्सिल OH- आयन की तुलना में H+ या एल्यूमिनियम आयन अधिक मात्रा में हो, अम्लीय मृदा कहलाती है। इसका उत्तर लिख लेते हैं। जिस मृदा में OH- आयन की तुलना में H+ आयन या Al+3 आयन अधिक मात्रा में हो, अम्लीय मृदा कहलाती है। ठीक है, अब बात करते हैं अम्लीय मृदा 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है सक्रिय अम्लता और एक होती है संचित अम्लता। पहला लिखते हैं सक्रिय अम्लता, यानी कि एक्टिव एसिडिटी, और दूसरा लिखते हैं संचित अम्लता, यानी कि रिजर्व एसिडिटी। ठीक है, ये सारे अम्लता के प्रकार थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे, तब तक आप जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए या वीडियो को पॉज कर स्क्रीनशॉट लीजिएगा। हाँ जी, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ट्रक गार्डनिंग व मार्केट गार्डनिंग में अंतर लिखिए। देखिए, ट्रक गार्डनिंग क्या होती है, मार्केट गार्डनिंग क्या होती है। ट्रक गार्डनिंग यानी कि ट्रक फ्रेंच भाषा के शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब होता है कि दूर दराज के खेतों से अपने सब्जियां बाजार में लाते हैं, यानी कि बाजार से दूर वाले स्थान पर खेती करना ट्रक गार्डनिंग कहलाता है, और मार्केट गार्डनिंग बाजार के पास वाले स्थान पर खेती करना मार्केट गार्डनिंग कहलाता है। जो मार्केट गार्डनिंग होती है वो ताज़ा फल और सब्जियां प्राप्त करती है, और इससे लंबे समय से स्टोरेज सब्जियों को लाया जाता है, और इसमें जल्दी खराब होने वाली सब्जियां मार्केट गार्डनिंग में लगाई जाती है। इसी के साथ इसमें अंतर मैं लिखवाऊंगा। इन क्वेश्चंस का बड़े क्वेश्चंस है, इनका सॉल्यूशन यदि मैं करवाऊं तो काफ़ी लंबी हो जाएगी वीडियो। इसके लिए मैं आपको पेज नंबर बता देता हूं, वहां से आपको उत्तर मिल जाएंगे, वरना इसकी जो पीडीएफ है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया होगा, वहां से आप पीडीएफ के रूप में भी देख सकते हैं। देखिए, मार्केट गार्डनिंग और ट्रक गार्डनिंग आपको 86 नंबर पेज पे मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पौधघर से पौधे निकालने के बाद उसकी पैकिंग क्यों की जाती है? क्योंकि पौधा खराब ना हो इसलिए, यानी उसमें जल की कमी ना हो इसलिए उसकी पैकिंग की जाती है। ठीक है, ये अभी तक क्लियर इसका उत्तर नहीं है, परंतु आपको अपने पेपर के आंसर शीट में मिल जाएगा। फूल गोभी में होने वाला वही पटेल रोग किसकी कमी से होता है? देखिए, ये मोलिब्डेनम की कमी से होता है, और इसमें मोलिब्डेनम की 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की मात्रा से की दर से डालना चाहिए, और ये आपको 103 नंबर पेज पे आपकी बुक में मिल जाएगा।
अलंकृत बागवानी का भविष्य क्या है समझाइए। देखिए अलंकृत बागवानी क्या होती है कि फूलों की खेती करना, सजावटी पौधों की खेती करना अलंकृत बागवानी कहलाता है। और इन फ्यूचर इसका क्या भविष्य क्या है कि फ्यूचर में सबसे ज़्यादा फूलों का ही उपयोग किया जा रहा है। जैसे किसी की शादी विवाह समारोह है, तीज त्योहार किसी भी, या कोई आता है तो माला पहना के स्वागत करते हैं, फूलों का ही अपने छिड़काव करते हैं, फूलों से इत्र बनाया जाता है। और इसी प्रकार से बुके या भी दिए जाते हैं, गुलदस्ते जो दिए जाते हैं वो फूलों से ही बने होते हैं। तो आने वाले टाइम में भविष्य इसका उज्जवल है। ये आपकी किताब में 117 पेज नंबर पर मिलेगा। पशुओं का शारीरिक तापक्रम किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, ये आपके 171 नंबर की पेज पर किताब में मिल जाएगा। इसके बाद में अलंकृत बागवानी मैंने बता दिया 116 नंबर पेज पे मिल जाएगा। साइलेज बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किताब के 167 पेज नंबर पर ये सारी बातें दी हुई है। हस्त दोहन विधियों के नाम लिखिए तथा सबसे श्रेष्ठ विधि का बताइए। हस्त दोहन की कौन कौन सी विधियां हैं, पूर्ण हस्त विधि, अंगूठा विधि, ये सारी क्या है हस्त दोहन की विधियां। और ये किताब नंबर 156 पे दी गई सबसे बेस्ट विधि है वो पूर्ण हस्त विधि है। ये आपके आया था ऑब्जेक्ट फिल इन द ब्लैंक्स में। पशुओं की आयु ज्ञात करने के तरीकों के नाम लिखिए व सींगों द्वारा आयु ज्ञात करने की विधि का वर्णन कीजिए। देखो पशुओं की आयु ज्ञात करने के खुर देखकर, दशा देखकर, शारीरिक दशा देखकर, सींगों के द्वारा, जबड़ों उसमें दांतों के द्वारा भी ज्ञात किए जाते हैं। सबसे जो उपयुक्त विधि है सींगों के द्वारा ज्ञात करने की, दांतों के द्वारा ज्ञात करने की सबसे उपयुक्त विधि मानी जाती है। परंतु सींगों में क्या होता है, गाय व भैंस में जैसे ही वो सींग में 2 साल में एक छल्ला बनता है यहाँ पे, और उसके बाद में प्रत्येक 1 साल में छल्ला बनता है। यानी कि जितने छल्ले होंगे उसमें 2 प्लस छल्लों की संख्या जोड़ेंगे, छल्लों की संख्या, ये क्या आ जाएगी, पशु की उम्र आ जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। इसके विधि का पूरा वर्णन करना है और आवश्यकता पड़े तो आप चित्र भी बना सकते हो। मध्यकाल से आप क्या समझते हैं, मध्यकाल में लक्षणों का वर्णन कीजिए, 157 पेज नंबर पे मिलेगा। और ये पशु की आयु ज्ञात करने वाला 150 पेज नंबर पर पोषक तत्वों की उपस्थिति के आधार पर इसका वर्गीकरण है वो किताब के 48 पेज नंबर पर दिया गया है। और उर्वरकों का उपयोग की ठोस द्रव अवस्था में किस प्रकार से छिड़काव किया जाता है, पर्णीय छिड़काव और आपके उर्वरकों का सीधा छिड़काव दिया हुआ है, अंतर दिया हुआ है चौथे लेसन के लास्ट में, और पेज नंबर 53 पे आपको मिल जाएगा। इसी के साथ अंतिम क्वेश्चन है जो टमाटर की खेती का वैज्ञानिक वर्गीकरण है सब्जियों की खेती, लेसन नंबर 12 में आपके पेज नंबर 96 पर यह उत्तर मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आप 11th या 12th के विद्यार्थी हो तो हमारा एक टेलीग्राम चैनल है 11th और 12th के स्टूडेंट्स के लिए, क्लास 12th एग्रीकल्चर बाय एग्रीकल्चर विजन, इस नाम से आप चाहे तो सर्च करके ज्वाइन कर सकते हो, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी होगी वहां से आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे आपको इंपॉर्टेंट नोट्स, वीडियोस प्लस आपके हर सॉल्यूशन, हर समस्या का समाधान यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, आप हमें कमेंट कर सकते हो, हमारे पर्सनल नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो, आप हमें टेलीग्राम के माध्यम से मैसेज कर सकते हो, कमेंट करके अपनी समस्या का बता सकते हो। हम पूरी कोशिश करेंगे कि कृषि विद्यार्थियों की समस्या का समाधान किया जाए। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपके लिए हेल्पफुल होगी। और जिस भी आप डिस्ट्रिक्ट से हो जल्दी से इस नंबर पे आप मुझे, कोई भी आप डिस्ट्रिक्ट से हो उस डिस्ट्रिक्ट का जो भी आपका पेपर हुआ है अर्धवार्षिक का कृषि विद्यार्थियों का, वो 11th और 12th का, ये इस नंबर पे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप से भेजने का कष्ट करें, जिससे हम और भी डिस्ट्रिक्ट की वीडियो बना सकें जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। आपको भी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के सारों के पेपर मिल जाएंगे तो आपको भी पढ़ने में आसानी भी होगी और आपके लिए भी हेल्पफुल रहेंगे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं कभी नेक्स्ट वीडियो में।